Good morning, students. Welcome back for Arene and Aromaticity Part 4. इससे पहले एरिन एंड एरोमेटिसिटी पार्ट 3 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की क्या लिमिटेशंस हैं, कैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रोसेस में रीअरेंजमेंट या फिर अदर साइड प्रोडक्ट बनने की जो प्रॉब्लम्स थी वो किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं, ये हमने देखा था। साथ ही हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के प्रभाव से जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एरोमेटिक्स की, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो कि उस सब्स्टिट्यूट बेंजीन के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा था, जिसमें कि ऑर्थो और पैरा मेटा प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस थी, वो किस प्रकार से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन रिंग पर कैसे पोजीशन प्रोवाइड कराता है, ऑर्थो मेटा और पैरा, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि पार्ट 3 में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसी को फर्दर आज कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो प्रतिस्थापन समूह है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पर अपना प्रभाव डालते हैं। सिमिलरली प्रतिस्थापन समूह कैसे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की जो पोजीशन एक्वायर करने की, जैसे कि ऑर्थो मेटा एंड पैरा, किस पोजीशन पर वो आएगा, उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये हम आज देखेंगे। साथ ही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो और पैरा जो कि रिजियो आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, इनमें ऑर्थो और पैरा रेशियो को कैसे डिसाइड किया जा सकता है, हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले एरिन एंड एरोमेटिसिटी पार्ट 3 की जो लास्ट टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था इस तरह के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, और इसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसा कि इसमें दिखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ते हैं तो वो उस एरोमेटिक कंपाउंड की, जो बनने वाले एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी जो क्रियाशीलता है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। क्रियाशीलता मतलब किसके सापेक्ष, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सापेक्ष जो उस डेरिवेटिव की जो क्रियाशीलता होगी उसको कैसे प्रभावित करते हैं। हमने देखा था कि यदि, जैसा कि ये दिखाया गया कि ये बेंजीन रिंग के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यदि इस बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा हो और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सापेक्ष बढ़ाते हैं, क्योंकि वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। साथ ही साथ अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो बनने वाला इंटरमीडिएट भी स्टेबल होगा और जिसके कारण जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो आसानी से हो पाएगी। इसी प्रकार यदि हम उस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्योंकि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो बनने वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको डीस्टेबलाइज करेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट डीस्टेबलाइज हुई थी तो जो बनने वाला इंटरमीडिएट था वो भी लेस स्टेबल था, डीस्टेबल था, जिस कारण प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसानी से संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हमने ये कंक्लूजन लिया था कि अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उस डेरिवेटिव का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्ड रेट जो होगा वो बेंजीन से ज़्यादा होगा। सिमिलरली यदि बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो तो इस बनने वाले डेरिवेटिव का जो रेट होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के सापेक्ष वो बेंजीन से कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन जब किसी बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो 3 तरीके से संभव हो सकता है, 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है। पहला होता है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन,
जैसा कि हमने एल्काइल ग्रुप के केस में देखा था। एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, साथ ही हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू रिंग को एक्टिवेट करते हैं। सिमिलरली एल्काइल ग्रुप अदर देन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणा प्रभाव के थ्रू रिंग को एक्टिवेट करते हैं। और तीसरे तरह के जो ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो होते हैं प्लस आर ग्रुप, यानी कि जो ऐसे एटम जो एरोमेटिक रिंग से जुड़े हों, जिनके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन को प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू देके उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि इस प्रकार से रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी 3 तरीके से रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींच सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन वो ग्रुप एग्जिबिट करते हैं जैसे कि CH3 है, यानी कि CCl3, CBr3, CF3, जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो कार्बन से जुड़ा हो और ये कार्बन इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रिंग से बाहर की ओर रहेगा। सिमिलरली -I ग्रुप होते हैं जैसे कि Nr3 पॉजिटिव। अब Nr3 पॉजिटिव में नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है बिकॉज इसके पास प्लस करेक्टर है, पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा देता है, ये सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है। इस प्रकार ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। सिमिलरली तीसरा जो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कि रेजोनेंस के थ्रू रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, वो ग्रुप होते हैं जैसे नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है। इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। और प्लस आर ग्रुप की एक खास पहचान ये भी है कि बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा होगा उससे एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉन्जुगेशन के थ्रू, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, जैसा कि नाइट्रो और कार्बन के केस में हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हम उन्हें कहते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। अतः किसी भी सब्स्टिट्यूएंट जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसके सापेक्ष ऑर्थो, पैरा और मेटा जो पोजीशंस होती हैं उन पोजीशंस की क्रियाशीलता एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सापेक्ष कैसे घटती या बढ़ती है, इसको 2 थ्योरी से हम समझ सकते हैं। पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि हम एरोमेटिक रिंग पर उस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल का जो प्रभाव है उसके कारण जो चार्ज डेंसिटी चेंज होती है उसको हम देखेंगे। सिमिलरली दूसरा जो तरीका है, दूसरी थ्योरी जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कि जो इंटरमीडिएट जो बनता है उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कैसे ये जो सब्स्टिट्यूएंट हैं ये चेंज करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी क्रियाशीलता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन। इसमें एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है फिनॉल का। फिनॉल का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसे हम फिनोलिक ग्रुप कहते हैं, इसके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर हैं। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस कॉन्जुगेशन में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन है पाई सिस्टम का, बेंजीन रिंग का, उसके साथ रेजोनेंस के थ्रू शेयर करके एक डिलोकलाइज्ड सिस्टम को जनरेट करता है, जिस कारण आप देख रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के ऑर्थो इस पोजीशन पर आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन मूव करके फिर 4th पोजीशन पर आ रहे हैं और फिर 6 पर आ रहे हैं। इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पर, पैरा पर और मेटा और ऑर्थो डैश पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। पोलर कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की देखते हैं तो ये इनके पास -I और +R दोनों तरह का इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ऑक्सीजन बीइंग सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल,
ये इलेक्ट्रॉन को इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इस तरह से खींचेगा। साथ ही इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब कि ये प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की ओर को शेयर करेगा। दोनों इफेक्ट का अगर हम दोनों इफेक्ट के रिजल्टेंट की बात करते हैं तो जो प्लस आर इफेक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इन कंपेयर टू माइनस आई इफेक्ट। सिंस माइनस आई इफेक्ट एक अपोजिंग इफेक्ट है, प्लस आई दोनों ये अपोजिंग इफेक्ट है, इसका इफेक्ट मैग्नीट्यूड कम रहता है। अतः ये जो OH ग्रुप है ये रिजल्टेंट के रूप में ये इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। देयरफॉर प्लस आर इफेक्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट इफेक्ट इन केस ऑफ फिनॉल। सिमिलरली हम एनिलीन के केस में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने फिनॉल का देखा हुआ कैसे एनिलीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। दूसरा एग्जांपल हमने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया है जब हमने बेंजीन रिंग से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जैसे मैंने पहचान बताई थी कि जो एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम जो एरोमेटिक रिंग से होगा उस एटम से एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है नाइट्रोजन के बाद एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस कॉन्जुगेशन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर रिंग से खींच रहा है। जिस प्रकार हमने फिनॉल के केस में देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट कॉन्जुगेशन के थ्रू रिंग की तरफ जा रहा है, वैसे ही यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे इस कॉन्जुगेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक जो शिफ्ट है वो रिंग से बाहर की ओर आ रहा है और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है। जैसा कि स्ट्रक्चर 2 में देखिए आप, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, इसमें जो बेंजीन रिंग है उस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, मतलब कि रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है। और जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो रिलेटिवली ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो डैश पर हुआ है। यह कह सकते हैं कि जो मेटा पोजीशन जो हमारे पास है ये मेटा पोजीशन ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की है। इट मींस यहाँ पर स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पर न जाके वो मेटा पोजीशन पर आएगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के आधार पर इसको समझ सकते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसा कि हमने एरिन पार्ट 2 और एरिन पार्ट 3 में हमने देखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग के साथ इंटरेक्ट करता है तो पहले ये पाई कॉम्प्लेक्स को जनरेट करता है। पाई कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स है। पाई कॉम्प्लेक्स फर्दर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एरोमेटिक रिंग के साथ एक सिग्मा बॉन्ड को जनरेट करता है, फॉर्म करता है, जिसके कारण एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था पिछले केस में। इस तरह से ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हाइब्रिड सिग्मा कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। इस पूरे सेशन में अभी इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसमें यही देखेंगे कि कैसे ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम किसी ग्रुप के सापेक्ष, अगर रिंग पर कोई डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है या विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो जो भी ग्रुप जुड़ा है वो ग्रुप इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जो ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो रिएक्शन रेट को बढ़ाएंगे और जो ग्रुप इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी को घटाएंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे, वो रिएक्टिविटी को भी घटाएंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम बेंजीन रिंग पर एक एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आइए देखते हैं, पहले हम ऑर्थो को लेते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर्ड जो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं वो ऑर्थो के लिए हैं, ग्रीन मेटा के लिए हैं और ब्लू कलर जो है वो पैरा के लिए हैं। जब ऑर्थो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर अप्रोच कराना होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा होना चाहिए, मींस कि ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक होना पड़ेगा। जब ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे कि यहाँ दिखाया है, और इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ के एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स फर्दर अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, जैसे कि हमने पिछले जो रिएक्शंस थी उनमें भी हमने करके देखा था। फर्दर ये स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स एक रेजोनेंस हाइब्रिड को डेवलप करेगा। सिमिलरली मेटा की बात करते हैं।
मेटा के केस में अगर मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो इस बॉन्ड को इस तरह से टूटना होगा, जिस कारण इस कार्बन नंबर 4 पर प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इस तरह से और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। सिमिलरली पैरा पोजीशन के लिए अगर पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है मीन्स इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, कार्बन 3 पर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज फर्दर स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो इस प्रकार से अलग अलग पोजीशन पर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच करा के जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने थे उन सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर देखा। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर हम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा तीनों केसेस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ऑर्थो में भी 3 स्ट्रक्चर बने हैं, मेटा में भी 3 है, पैरा में भी 3 है। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के लिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले थे उनमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें जैसे फर्स्ट वन है, इसमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर्स में जो कार्बोनियम जो कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एरिनियम आयन बना हुआ है, ये एरिनियम आयन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है बिकॉज ये जो कार्बन है ये कार्बन 3 डिग्री का कार्बन है जहां पर प्लस चार्ज है, और जो कि इस प्रकार हम जानते हैं कि बाकी जो कार्बन है इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अलावा आप जो भी एरिनियम आयन देखते हैं उन एरिनियम आयन में जो प्लस चार्ज है वो 2 डिग्री का है। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल होता है। इस प्रकार से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच करने से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को ये जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये एल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बिकॉज यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन है वो 3 डिग्री का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बनने वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल है। अतः इस केस में जब एल्काइल बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही होगा, इसलिए ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। इसी प्रकार से हम अब रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप का प्रभाव देखते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप, जैसा कि आपको पता है मिथॉक्सी ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, जैसा फिनॉल के केस में हमने इससे पहले देखा था। ये मिथॉक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रिंग के साथ शेयर कर सकता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसा हमने इससे पहले वाले केस में किया था कि हम पहले ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच कराएंगे और उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे उनको लिखेंगे। सिमिलरली मेटा पर हम इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच कराएंगे और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा मेटा पर अटैक कराने से उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम देखेंगे। एंड पैरा पर अप्रोच कराने के बाद भी जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। उसके आधार पर डिसाइड करेंगे कि मिथॉक्सी ग्रुप जब जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो पैरा पर आएगा या मेटा पर आएगा। सबसे पहले ऑर्थो को लेते हैं। फिर से ऑर्थो पर लेने के लिए इस कार्बन पर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो रिंग इधर की ओर, बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, यानी कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये प्लस चार्ज अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक चीज और देखने वाली बात है कि जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर रहेगा, कार्बन नंबर 1 पर रहेगा, उस समय ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस चार्ज के साथ इंटरेक्ट करके इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। मेटा की बात करते हैं। मेटा पर जब हम अप्रोच कराएंगे तो मेटा पर अप्रोच कराने पर प्लस चार्ज या तो कार्बन 2 पर आएगा या कार्बन 4 पर आएगा, किसी पर भी आप ला सकते हैं। उसको इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू हम रेजोनेंस स्टेबलाइज कराएंगे तो हमें 2 और स्ट्रक्चर मिलेंगे। पहला प्लस चार्ज इस तरह से मूव करेगा, दूसरे में फिर ये बैक साइड जाएगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। सिमिलरली पैरा के केस में अगर देखते हैं तो पैरा पर जब यहाँ पर हम अप्रोच कराएंगे तो बॉन्ड को ऐसे टूटना होगा, ये बॉन्ड इस प्रकार टूटेगा, तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज 3 पर, ये प्लस चार्ज फर्दर अपने आप को स्टेबलाइज कराएगा रेजोनेंस के थ्रू लाइक दिस,
और ये फिर से इस तरह से, तो ये 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। इसके केस, पैरा के केस में भी जो स्ट्रक्चर 9th है, ये स्ट्रक्चर में जो प्लस चार्ज है कार्बन 1 पर, इस प्लस चार्ज को ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है और ये एक एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल रहा है। इन तीनों के केस में जब हमने ऑर्थो पर अप्रोच कराई और जब पैरा पर अप्रोच कराई, तो इनके केस में हमें ये देखने को मिला कि ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल के अप्रोच कराने से हमको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाले स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं, जो कि मेटा पर अप्रोच कराने से हमें नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स जब हम ऑर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कराते हैं या पैरा पर अप्रोच कराते हैं, तो उस समय बनने वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होगा, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच कराने से बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लस आर ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया प्लस आर इफेक्ट, जो भी ग्रुप ऐसे होंगे जैसे कि OH है, जैसे कि NH2 है, जैसे OCH3 है, इस प्रकार के ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पर या पैरा पोजीशन पर लेके आएंगे, पोजीशन पर इसका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जबकि मेटा सब्स्टिट्यूशन पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं जुड़ेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी हमने देखा था कि कितनी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो सकता है। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं -R ग्रुप। -R ग्रुप के लिए मैंने बताया था कि नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है। सेम एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर भी करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को पहले ऑर्थो पर अप्रोच कराएंगे, उसके स्ट्रक्चर देखेंगे कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर कराएंगे, मेटा पर ग्रीन से दिखा रखा है, ग्रीन पर अप्रोच कराई, और पैरा पर कराएंगे। तो तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर बनेंगे, उन तीनों पोजीशन पर अप्रोच कराने के बाद बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे। ऑर्थो पर जैसा कि दिख रहा है कि हर एक के केस में 3-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ऑर्थो में भी 3 मिल रहे हैं, पैरा में भी 3 मिल रहे हैं, मेटा में भी 3 मिल रहे हैं। लेकिन ऑर्थो और मेटा के केस में, ये ऑर्थो हो गया, और मेटा के केस में एक स्ट्रक्चर हमको ऐसा मिल रहा है जो कि लीस्ट स्टेबल है। अब ये लीस्ट स्टेबल क्यों है, वो इस स्ट्रक्चर से समझते हैं। कार्बन नंबर 1 पर प्लस चार्ज है, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का है, क्योंकि ये जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव कैरेक्टर, इस कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव एक फिर पॉजिटिव पे जुड़ा हुआ है कि जो सिस्टम, यानी कि दो सिमिलर चार्ज, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजिशंस पर हैं, इसलिए ये सिस्टम जो होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कि प्लस चार्ज कभी भी इस कार्बन पर स्टे करना नहीं चाहेगा। और ये कब संभव होगा, जबकि ये मेटा अप्रोच वाला हो। हम देख सकते हैं कि मेटा पर जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच कराया, तो जो प्लस चार्ज, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का जो प्लस चार्ज था एरेनियम आयन का, वो पॉजिटिव चार्ज कभी भी कार्बन नंबर 1 पर, न तो इस पर आया है, न इस कार्बन पर आया है, न इस कार्बन नंबर 1 पर कभी भी स्टे नहीं कर रहा है। मीन्स कि मेटा पोजीशन पर बनने वाला जो एरेनियम आयन है, कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वो ऑर्थो और पैरा पर बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। इसलिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर नाइट्रो ग्रुप है, या सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ये लेस स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर कि -I ग्रुप है। जैसा कि इससे पहले बताया था कि अमोनियम आयन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो वो -I यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जैसा कि एल्डिहाइड के केस में देखा था, हम फिर से ऑर्थो, मेटा, पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल की बारी बारी से अप्रोच कराएंगे, और उसके अप्रोच कराने पर हम बनने वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। इनके केस में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्ट्रक्चर नंबर 1, ये वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 8, ये स्ट्रक्चर पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो आमने सामने एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए हैं, जो कि इन सिस्टम को लीस्ट स्टेबल सिस्टम बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज कभी भी कार्बन नंबर 1 पर
डेवलप होना या आना नहीं चाहेगा, और ये तभी संभव होगा जब कि मेटा पोजीशन पर हम इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच कराएं। जिस मेटा पोजीशन पर अप्रोच कराने से बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से किसी भी स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है वो मेटा पोजीशन पर अप्रोच करने से ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अतः जो भी NR3 टाइप के जो ग्रुप होंगे, NH3, NR3 या -I ग्रुप, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। हैलोजन के केस में देखते हैं, हैलोजन इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रिंग के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं कॉन्जुगेशन में, और जो रिंग के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उन्हें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन हैलोजन जो है वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है। उसका रीजन क्या है, पहले ऑर्थो पैरा का देखते हैं। हम सबसे पहले ऑर्थो पैरा एंड मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच करा के बनने वाले जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं, और इस तरह से स्ट्रक्चर लिखने पर हमको ये प्राप्त होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अप्रोच कराने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बार कार्बन नंबर 1 पर आ रहा है, जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहता है, और चूंकि ऑक्सीजन के पास क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इस प्लस के साथ इंटरेक्ट करके इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकता है, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर उस प्लस चार्ज को, कार्बन 1 पर जो प्लस चार्ज आ रहा है उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि ऐसी सिचुएशन मेटा में देखने को नहीं मिलती है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा में हमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जबकि मेटा में हमें केवल 3 मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है। हैलोजेंस जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का -I इफेक्ट रहता है, इसलिए ये -I इफेक्ट के थ्रू रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर रिंग से बाहर की ओर खींचेगा और रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट करेगा। तो क्लोरोबेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो बेंजीन के कंपैरिजन में या फिनॉल के कंपैरिजन में काफी कम होगा, जबकि इसके पास फिनॉल के ऑक्सीजन से ज्यादा लोन पेयर है। अब देखते हैं ऑर्थो पैरा रेशियो के लिए। जब बेंजीन किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, जब इस प्रकार के ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूटेड होता है, तब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्रकार रेशियो, अगर हम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, बनने वाले पैरा प्रोडक्ट का जो रेशियो अगर लेते हैं कि कितना ऑर्थो बना, ऑर्थो के रिस्पेक्ट में कितना पैरा बना, तो इस प्रकार के रेशियो को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा रेशियो। थ्योरेटिकली अगर देखते हैं तो इस सिस्टम में, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इस सिस्टम में हमारे पास 2 तो ऑर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। इस प्रकार थ्योरेटिकली ये कहा जा सकता है कि जो ऑर्थो और पैरा का रेशियो होना चाहिए 2:1 का होना चाहिए, क्योंकि 2 हमारे पास ऑर्थो पोजीशंस हैं और एक पैरा पोजीशन है। अगर टोटल 3 पोजीशंस अवेलेबल हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए, ऑर्थो के लिए हमारे पास 2/3 हो गया और पैरा के लिए 1/3 हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रेशियो हो गया वो 2:1 का रेशियो हो गया, ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो का हो गया, ये पैरा का हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार का जो 2:1 रेशियो जो थ्योरेटिकल एजम्पशन है उसमें काफी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब ये वेरिएशन क्यों होते हैं, उसके लिए कई चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। जो उसमें मेजर फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। आइए देखते हैं कि कैसे हम स्टेरिक्स और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेरिक फैक्टर की बात करते हैं। स्टेरिक्स का मतलब होता है कि स्थानिक, यानी कि बल्कीनेस, जितना, या हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप है उसका साइज कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हमने एल्काइल बेंजीन लिया, एल्काइल बेंजीन के 4 डेरिवेटिव लिए हैं, टोल्यूइन लिया, इथाइल बेंजीन लिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया और टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन लिया। इन सब का हमने नाइट्रेशन कराया, और नाइट्रेशन करने पर चूंकि सारा एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा बनेंगे। पहले केस में देख सकते हैं कि यहाँ पर 58% ऑर्थो बन रहा है और
37% पैरा बन रहा है। सिमिलरली दूसरे के केस में 45 बन रहा है ऑर्थो, 49 पैरा बन रहा है, फिर 30 ऑर्थो बन रहा है, 62 पैरा बन रहा है, और टर्शीब्यूटाइल केस में 16 ऑर्थो बन रहा है, 73 पैरा बन रहा है। ये डिफरेंस क्यों आया, इसको समझते हैं पहले। मिथाइल ग्रुप, इसके बाद जब हम मिथाइल ग्रुप पर आए तो हमने इस कार्बन पर एक और कार्बन को ऐड किया, एक और टेट्राहेड्रल सिस्टम को ऐड किया, मतलब कि हमने इसका जो स्टेरिक रीजन है, जो बल्कीनेस है, उसको बढ़ा दिया। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को जो इस पोजीशन पर आना है, उसके लिए स्टेरिक्स यानी कि जो एक तरह से क्राउडिंग यहाँ पर हमने बढ़ाने से एक रिपल्सन उनके बीच में डेवलप होगा, जिस कारण से जिस रेट से टॉल्यूइन के केस में इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो कार्बन पर आ रहा था, उस रेट से इस कार्बन पर यानी कि इथाइल बेंजीन के केस में नहीं आ पाएगा। सिमिलरली आइसोप्रोपाइल में हमने और यहाँ पर क्राउडिनेस को बढ़ा दिया, तो इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए इस कार्बन पर अप्रोच करने को और हमने डिफिकल्ट कर दिया, तो यहाँ पर आना और कम हुआ। कंपेरेटिवली ये जो साइट है ये फ्री साइट है, फ्री स्पेस है, तो यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करेगा ये। टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में हमने मैक्सिमम स्टेरिक्स को उस कार्बन पर बढ़ा दिया, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्राउडिनेस या क्राउडिंग जो है वो हमने और बढ़ा दी। तो ये जो ऑर्थो कार्बन है ये अब इलेक्ट्रोफाइल की अप्रोच करने के लिए लीस्ट अवेलेबल है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पैरा पोजीशन है वो हाईली अवेलेबल है, तो पैरा पोजीशन पर जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो पैरा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा। तो ऑर्थो और पैरा रेशियो हम देख सकते हैं, इन दोनों का रेशियो 58 डिवाइडेड बाय 37 जब करेंगे तो ये आएगा, 45 डिवाइड बाय 49 करेंगे तो 1 से कम आ रहा है, 30 डिवाइड बाय 62 और फिर 16 डिवाइड बाय 73 करेंगे तो रेशियो ये आ रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट जो है वो कैसे ऑर्थो पैरा रेशियो को चेंज करता है, जबकि पोजीशन हमारे पास ऑर्थो की 2 है, पैरा की 1 है। सिमिलरली सब्स्टिट्यूएंट का ही स्टेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमने क्लोरोबेंजीन को यानी कि सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको फिक्स कर दिया है, इलेक्ट्रोफाइल को वेरी करा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रोफाइल को हमने जब क्लोरोबेंजीन का सब्स्टिट्यूशन कराया तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनने हैं, पहले हमने क्लोरिनेशन कराया, यानी कि क्लोरिनेशन कराने के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्लोरोनियम आयन या फिर हेलोनियम आयन होगा। तो ऑर्थो और पैरा रेशियो आप देख सकते हैं, 39 ऑर्थो 55 पैरा है, तो 7.71% है। सिमिलरली जैसे ही हमने इसकी साइज को बढ़ाते गए, यहाँ की ओर साइज को बढ़ रहा है, और जैसे हमने सल्फोनिक ग्रुप लिया, सल्फोनिक ग्रुप का साइज इस क्लोरोनियम आयन के साइज से काफ़ी बड़ा होगा। इसका मतलब कि या चाहे हम इस ग्रुप का साइज बढ़ा दें या इसका साइज बढ़ा दें, अल्टीमेटली इस कार्बन पर ऑर्थो कार्बन पर अप्रोच करने के लिए रिपल्सन डेवलप होगा। सल्फोनिक ग्रुप का साइज बड़ा है तो क्लोरीन के साथ रिपल्सन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट 1% है, पैरा प्रोडक्ट 99% है, और ऑर्थो और पैरा रेशियो कैसे चेंज हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने ये जो रिएक्शन है ये है हेलोबेंजीन का नाइट्रेशन। अब हेलोबेंजीन में x बराबर F भी हो सकता है, x बराबर Cl भी हो सकता है, x बराबर Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। अंतर क्या है इनमें? इनमें साइज का डिफरेंस तो है ही है, साइज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखते हैं, जैसे अभी इससे पहले हमने देखा था कि जो हेलोबेंजीन्स होती हैं वो रिंग डीएक्टिवेटिंग होती हैं बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट, यानी कि ये जो नेगेटिव एटम है, हेलोजन है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कंपैरेटिवली रिंग पॉजिटिव हो जाएगी। हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका मैग्नीट्यूड जो होता है या इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। यही कहें कि जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहता है, इस पर सबसे अधिक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट। उसके बाद दूसरे कार्बन पर थोड़ा कम होगा, तीसरे पर और कम होगा, चौथे पर और कम होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा, तो उस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑर्थो पर 1 के कंपेरिजन में कम होगा, मेटा पर और कम होगा, पैरा पर और कम होगा। ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है और जो पैरा पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो समान नहीं होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है। इस प्रकार फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन कम है, पैरा पर ज्यादा है। वैसे ही आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा तो यहाँ पर प्लस डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ सकता है। आप देख सकते हैं कि 12 से 38% पर इंक्रीज कर गया, और जैसे ही ऑर्थो बनेगा तो उसी हिसाब से पैरा प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होगा, और ऑर्थो पैरा जो रेशियो है यहाँ की ओर बढ़ रहा है। कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर आप कार्बन पर जो जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पर, उसका इलेक्ट्रॉन, उसका स्टेरिक, उसका साइज अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑर्थो पैरा रेशियो जो होता है वो साइज बढ़ाने के साथ साथ घटता है। मतलब कि जितना बड़ा साइज हम का ग्रुप जोड़ेंगे उतना ही ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनेगा, और जितना छोटा साइज का ग्रुप जोड़ेंगे उतना ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल का भी स्टेरिक इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का साइज भी ऑर्थो और पैरा रेशियो जो है उसको रिड्यूस करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ साथ ऑर्थो पैरा रेशियो को बढ़ा रहा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उतना ऑर्थो पैरा रेशियो ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमने एरिन एंड एरोमेटिसिटी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, उनको डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ साथ अब ये एरिन एंड एरोमेटिसिटी टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल या बुक्स है उससे रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट सेशन में कुछ और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।